डीजे वाले बाबू किस रैपर ने ये गाना बिल्कुल। आप ये सब सवाल पूछ रहे हो, कल को आप पूछोगे कि नूरा फतेही का डांस कौन सा है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉब्लम ठीक होती नहीं है तब तक दूसरी ले आते हो, तीसरी ले आते हो। मर्द होते तो वर्दी पहनते, लेकिन फिर उसके बाद लाठीचार्ज और एफआईआर कितना सही है? तो पुलिस लाठीचार्ज करती है तो बहुत सारे लोगों को लाठियां लगी। कि शिक्षक जो है इस आंदोलन को भड़का रहे हैं और छात्रों को और ज्यादा आक्रोशित कर रहे हैं। जहां हम देश को कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और हम गुरुओं पे लाठी चला रहे। शायद चेयरमैन साहब मुझे लगता है इसलिए ही नहीं मिले कि नजर मिलाना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने वही एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। आपने सुना होगा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो सिर्फ कागजों पे रह गई। फिर लोग कहते हैं कि आप मोदी साहब पे क्यों सवाल उठा रहे हो। आपके पास ऐसा सवाल आया कि यार ये आंदोलन बंद कर दो यार, बहुत हो गया, बवाल बहुत काट दिया तुमने? अब मैं कहूँ राहुल गांधी जी से कि आप मेरे साथ बैठ के सवाल पूछिए, कोई मतलब नहीं है। आप तो मोदी साहब से मिल ही रहे हैं, आप वहीं सवाल पूछिए। एक आखिरी सवाल जी, कि उन छात्रों का क्या जिनके सपने, जिनकी उम्मीदें, उन माँ बाप की आंखें और उसके बाद उनके पास लास्ट अटेम्प्ट। एसएससी एग्जाम को लेकर पूरे देश में बवाल मचा है। 31 जुलाई को आपने देश भर से जो तस्वीरें आई, साथ ही नई दिल्ली से जो तस्वीरें आई, जिस तरह से छात्र वहां पर गए, बवाल कटा। शिक्षक साथ में थे। शिक्षक जब साथ में थे, बच्चों की आवाज़ों को उठाने की कोशिश की और उसके बाद जिस तरह से शिक्षकों को बस में भरकर ले जाया जाता है और बस में भरकर जब ले जाया गया तो उन्हें नजफगढ़ ले जाया गया, दिल्ली में घुमाया गया और उसके बाद उन्हें राष्ट्र में छोड़ दिया जाता है। लेकिन मकसद क्या था? इसके साथ ही आज हम बात करेंगे बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि बात करेंगे छात्रों के बारे में। लेकिन ये बवाल शुरू कहाँ से हुआ, कहानी शुरू कहाँ से हुई, मकसद क्या था इस कहानी का, क्योंकि एंगल हर खबर का अलग था। इसी बीच हमारे साथ हैं अभिनय शर्मा सर, नाम से जाना जाता है। थैंक यू और गणित के किंग हैं आप, जादूगर कहे जाते हैं। छात्रों से जब मैं बात करता हूं कि अभिनय सर के बारे में आप क्या बोलें, क्या सोचते हैं, तो मानते हैं कि अभिनय सर यार मतलब गणित का कोई भी दिलचस्प तरीका अगर जानना है, मुश्किल से मुश्किल सवाल, तो वो कांटेक्ट करे या फिर सर से क्लास ले। लेकिन जब सोल्यूशन आसान बना देते हैं। सवाल कितना भी मुश्किल हो, भले ही गणित का हो, जिंदगी का हो। यही ज़िंदगी का सवाल आज आकर खड़ा हो गया है, जब देश में इतनी बड़ी परीक्षा, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का जीवन, एक साल की कड़ी मेहनत, और इससे पहले भी कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो तैयारी करते रहते हैं। उन माता पिता की वो तस्वीरें मैंने देखी, बाइट्स जब मैं देख रहा हूँ लोगों की, तो वो अपने आप में हैरान करने वाली हैं, दिल दहला देने वाली हैं, बहुत मन को कचोटती हैं। आप खुद ही मुझे बताइए, भारत में इतने सारे गाँव हैं और उन गाँव के अंदर आप भी गांव से रहे हों, अगर मैं गांव से रहा हूं, कितने % लोगों के पास खेती करने के लिए भी ज़मीन नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास खेती करने के लिए ज़मीन नहीं है। उनके पिताजी या तो किसी दुकान पे काम करते हैं या फिर वो जो है किसी और की खेती उधारी पे लेकर के वो खेती करते हैं। तो वो एक आदमी या उनकी पीढ़ियाँ क्या कई सालों तक, 100-150 सालों तक यही करती रहे? नहीं, वो भी ये सोचते हैं कि हमारे घर के हालात भी बदलें। हर कोई ये सोचता है और उनके पास उस स्थिति में सिवाय सरकारी नौकरी के कोई और ऑप्शन नहीं होता। एसएससी एग्जाम जिसे सबसे बड़ा एग्जाम माना जाता है, बिल्कुल, जिसके अंदर मतलब हर साल 40-50 हज़ार तो डायरेक्ट नौकरियां, मतलब सीधे सीधे आप कह सकते हो कि मिलनी ही चाहिए। और अब वो प्रोसेस बन के रह गया है सिर्फ कि अब आपको नौकरी नहीं मिलेगी, बस आप एक प्रोसेस में उलझ जाएंगे। यानी आज का जो हमारा सिस्टम है, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, एग्जामिनेशन सिस्टम, वो इतना ख़राब हो चुका है कि वो एक बच्चे को 3-4 साल के साइकिल में फंसा के उनके माँ बाप की एक जोड़ी हुई पूंजी या इतनी मेहनत की छोटी मोटी कमाई को भी बर्बाद कर रहा है, उस बच्चे को भी फ्रस्ट्रेट कर रहा है। यानी कि ये पता भी नहीं है कि आपको नौकरी देंगे नहीं, या तो ये बात पहले ही क्लियर हो जाए कि नहीं मिलेगी। यानी वो एक ऐसा प्रोसेस है जो उनको फंसा के रख रहा है। और वो युवा आज इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, उसको पता ही नहीं है कि 17,000 वैकेंसी निकली हैं तो वो क्यों नहीं ले पा रहा है, इतने हाई कट ऑफ क्यों जा रहे हैं। एग्ज़ाम का पूरा सिस्टम ही अनफेयर हो गया है। और ये लड़ाई, जैसे आपने कहा कि क्यों अभी इतनी उठी, एक्चुअली क्या हुआ, अभी एसएससी फेज का एक एग्ज़ाम हुआ। आई थिंक, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, बट 2,500 के आसपास उसमें वैकेंसी और फॉर्म भरने वालों की संख्या 27 लाख है। जो ये एग्ज़ाम था एसएससी फेज वाला, सोचिए इतनी कम वैकेंसी के लिए इतने सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, यानी कि कितना हाई कंपटीशन पहले से ही है। और उसके बाद जब सिस्टम भी बच्चों के साथ धोखा करना लगे तो बच्चे की उम्मीद बची कुची भी खत्म हो जाती है। इन्होंने क्या किया, अभी इससे पहले 3 साल 2017 में जब एग्ज़ाम लीक हुआ था, सिफी एक वेंडर हुआ करता था, तो बहुत आंदोलन हुआ, सीबीआई जांच हुई। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने टीसीएस को ले आया, 3 साल रहा, उसके बाद 1-1 साल और बढ़ाया। उसके बाद अब एक नया वेंडर आया है एसएससी का, जिसका नाम है
एडिक्यूटी। एडिक्यूटी को इन लोगों ने क्यों नहीं जांचा परखा, क्यों ऑडिट नहीं किया? क्या सिर्फ एक इस आधार पे उनको एग्ज़ाम कराने का ठेका दे दिया कि टीसीएस जहाँ 370 रुपये में पेपर करा रही थी और ये 220 रुपये में एक बच्चे का पेपर करा देगी? कुछ और भी तो नॉर्म्स होंगे जब आप कोई वेंडर फाइनल करते हो। जैसा कि हमने जब डायरेक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने हमसे वादा किया था कि वो करा लेंगे। यानी आप वादाओं के आधार पे बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। आपने चेयरमैन साहब का बयान देखा होगा, उनका कहना है कि ये उनके लिए पहला एग्ज़ाम है, एसएससी के लिए तो पहला एग्ज़ाम नहीं है। आप ये कैसे, हमें तो आज वेंडर पे सवाल उठाना पड़ रहा है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। आप बता सकते हैं मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम कौन कराता है? नहीं, पता भी नहीं होगा। या फिर आपने कभी जब अपने टाइम पे आईआईटी का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप बता सकते हैं किस वेंडर ने कराया होगा? आईआईटी से तो नहीं रहा वैसे। मैं वही कह रहा हूँ। या फिर आप जो लोग देख रहे हैं, आपने आईआईटी का कभी एग्ज़ाम दिया हो आज से 15 साल पहले, 10 साल पहले, हम लोगों को नहीं पता होता था कौन वेंडर करा रहा है। हम तो इतना ही जानते थे या तो भारत सरकार करा रही है, हमें तो भारत सरकार ही पता था। उसके बाद चलिए आयोग पता चल गए। अब तो हमें ये पता लगाना पड़ रहा है, अच्छा वेंडर करा रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन कोई और कंपनी करा रही है, सर्वर कोई और कंपनी प्रोवाइड कर रही है, क्वेश्चन कोई और कंपनी प्रोवाइड कर रही है। सर ये इतना ख़राब सिस्टम या इतना ख़राब प्रोसेस आपने क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि आप क्या है ना, जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। आप जिम्मेदारी से भागते हैं। आपको पता है कुछ भी फटेगा तो हम टाल देंगे, इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है। यानी मुझे ऐसा लगता है कि नौकरी ना देने का या नौकरी उन लोगों को देने का जिनको ये चाहते हैं, उसका ये तरीका है कि ध्यान भटकाते रहो अलग अलग तरीके से। अगर पहले दिन एडिक्यूटी ठीक तरीके से एग्ज़ाम नहीं करा पाया था तो सरकार को वो एग्जामिनेशन सिस्टम या प्रोसेस रोक देना चाहिए था। इनका कहना है कि 50 से 55 हज़ार बच्चे अफेक्ट हुए हैं। एक तरफ ये कहते हैं कि जी 50% बच्चा ही पेपर देने पहुंचता है, तो अगर 26 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, मोटा मोटा मैं मान लेता हूँ 13 लाख लोग पेपर देने गए, 13 लाख लोगों में अगर 50-55 हज़ार लोग अफेक्ट हो रहे हैं तो क्या ये छोटा परसेंटेज है? छोटी बात है। वो भी वहाँ जहाँ नौकरी 2400 लोगों को मिलनी है। अगर इस 2400 लोगों को नौकरी मिलनी है, मैं तो उससे कंपैरिजन करूँगा 50 से 55 हज़ार लोगों का। यानी 55-50 हज़ार लोग तो फिर किसी लायक ही नहीं रहे। पेपर रिपीट हो जा रहा है। ऐसी समस्याएं कि पेपर में आंसर पहले से मार्क है। कहा ये भी क्या कि एआई बेस्ड था, वही कि एआई ने क्या किया, 24 का भी पेपर है, 70% पेपर 25 को सेम आ गया। एआई अभी बड़ी बड़ी कंपनियां अप्लाई नहीं कर पा रही हैं, एसएससी बच्चों के भविष्य के साथ खेल रही है इस तरीके की हरकतें करके। कैसे कर दिया? एडुकेटी जो नाम आया, नहीं, एडुकेटी का काम ये नहीं था, इन्होंने एग्जाम बनाने का काम किसी और कंपनी को दिया था। ओके, एडुकेटी एग्जाम करा रही थी। तो आप देख रहे हैं ना कि हर लेवल पे फेलियर है। एक एनआईसी करके कंपनी है जिसने आधार ऑथेंटिकेट किया, उसमें समस्या है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म ही नहीं भर पाए, बड़ी संख्या में समस्या है, लोग नहीं फॉर्म भर पाए क्योंकि आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पाया। तो हम क्या डिजिटल इंडिया के नाम पे सिर्फ फ़ोन पे गूगल पे चलाना सीखें, या डिजिटल इंडिया के नाम पे हम अगर कुछ कर रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट भी ठीक से करा पा रहे हैं नहीं, या फिर हम कह दें कि हम नहीं डिजिटल अभी उतने नहीं हुए, ये सब चीज़ें अभी भी हम कलम कॉपी से करेंगे। लेकिन आपने डिजिटल कर दिया है लेकिन बच्चे सफ़र बहुत कर रहे हैं, तो फिर ऐसी डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा क्या है? मुद्दा ही है। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब पहली बार खबरें आने लगी तो खबर ये आई थी कि भाई जब कंप्यूटर पे लोग बैठे एग्जाम देने के लिए, सर्वर क्रैश हो गया, माउस नहीं चल रहा है किसी का, तो किसी का सिस्टम फेल हो गया है। खबर ये भी कि बच्चियाँ जो हैं, लड़कियाँ सिस्टम के बाहर बैठी हैं, मतलब गेट के बाहर खड़ी हुई हैं, और उसके बाद उन्हें अंदर नहीं भेजा गया, और दावा ये भी कि दुर्व्यवहार उनके साथ किया गया। वही आपने देखा होगा, एक बच्चे की पिटाई कर दी गई क्योंकि बच्चे आक्रोश में आ जाते हैं, उनके जीवन का सवाल है। आप उन्हें एक एग्ज़ाम का मूड होता है, 7:30 का आपने टाइम दिया है, आप एंट्री 9:30 बजे करा रहे हैं, बच्चा ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड है, उसका माउस काम नहीं कर रहा, उसको दिखता है, वो काउंट करता है कि मैं कैसे अब इस गरीबी से निकल जाऊंगा, 8 महीने में ज्वाइनिंग आ जाएगी, तो उसका फ्रस्ट्रेट होना लाजमी है। और आप उसे पिटाई कर रहे हैं, आप उसे मार रहे हैं। बाउंसर वाली बात सेंटर हाँ, के बाहर, सेंटर के बाहर बाउंसर है, ये बिल्कुल सच बात है। एकदम एक बच्चे को पीटा गया, उसके नाक से ब्लड आया है। सेंटर्स आपने देखे होंगे, सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ आप आवाज़ भी दोगे तो 4 लोग नहीं सुनेंगे। कितने सेंटर ऐसे हैं जो खेत के बीच से रास्ता जा रहा है, वहाँ सेंटर है, और डीजे बज रहा है ऊपर, खबरें मतलब इस तरह की। कपड़े सूख रहे हैं, भैंस बाहर बंधी हुई है, गांव का गाय का पूरा टोली सेंटर के बाहर खड़ी हुई है, इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। ऊपर से सेंटर आपने 600-700 किलोमीटर दिया, आपका कहना है कि इससे हम नकल रोकना चाहते हैं। ये नकल रोकने का तरीका है कि आप 600 से 700 किलोमीटर दूर सेंटर दे रहे हैं। आपने अंडमान निकोबार लोगों के सेंटर भेज दिए। अंडमान निकोबार का किस्सा सुनिए। मेरा दोस्त जिसका एक सेंटर आया, जो कि 12 जिले का रहने वाला है, उसका सेंटर आया अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, जब उसका सेंटर आया तो उसने ये कह दिया, नहीं जाऊंगा यार भाई एग्जाम।
मतलब ये तो देश की एसएससी आयोग एजेंसी सबके लिए दुर्भाग्य की बात है। और हमारी ये कोशिश है कि हम इन समस्याओं के लिए सिर्फ यही आवाज़ नहीं उठा रहे, अगर सरकार नहीं भी सुनती है तो हम इन सब समस्याओं के लिए कोर्ट का रास्ता भी अपनाएंगे कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। सोचिए आज इतनी दुर्गति है, 24 तारीख से एग्जाम होता है, ये लोग 16 तारीख को एडमिट कार्ड देते हैं। ये क्या तरीका है? आप इतना दूर इतने कम समय पे, ऊपर से आप कहते हैं कि एक दिन पहले जाके सेंटर देख लीजिए, और कैंसिल हो गया एक रात पहले। वही एक रात पहले 1 बजे रात को बच्चे के रात को जग के यही देख रहा है जिसको सुबह 7:30 बजे एग्जाम देने जाना है, वो तो रात को ये मैसेज और मोबाइल ये सब चीज़ें देख रहा है। बताइए, आप 1 बजे कह देते हैं कि आपका पेपर कैंसिल हो गया, वो भी बच्चा एक दिन पहले पहुंचा हुआ है। और कोई बच्चा जब आप इतनी दूर सेंटर डाल रहे हैं तो वो अपने साथ एक बैग भी लेके जाएगा, आप बैग रखने का उससे 50 रुपये 100 रुपये वसूल रहे हैं। यानी पूरा सिस्टम सिर्फ एक कारोबार बन के रह गया है। आयोग कहता है हम गलत सवाल पूछेंगे, आप 100 रुपये दे के बताइए कौन सा सवाल गलत है। आपको पता हो एसएससी जेई के एग्जाम में 100 में 16 सवाल गलत थे, 1600 रुपये एक बच्चे ने पे किया। लाखों बच्चे पेपर देते हैं। प्री के एग्जाम में इतनी शिफ्ट होती हैं, 25-30 लाख लोग बैठते हैं और हर शिफ्ट में अगर 4 सवाल 5 सवाल भी गलत मानो तो 100 सवाल गलत हो गए सारी शिफ्ट में। और आप सोचो कितने लाख लोग इस चीज़ के लिए पैसा देते होंगे। और इस पे जब हमने डायरेक्टर से पूछा तो वो कह रहे हैं कि ये पैसा हमारे पास नहीं आता, सरकार के पास जाता है जिससे रोड बनती है। तो क्या वो ये सरकार उनसे पूछ सकती है या ये इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि सच में सरकार ने कहा हुआ है कि इसको कमाई का जरिया बना लो? तो क्या लगता है ये कमाई का जरिया है या स्टूडेंट्स के लिए नहीं सुविधाएं नहीं हो रही हैं बिल्कुल, या नहीं मैं हो रही? आपको बता दूं, नहीं सुविधा स्टूडेंट के लिए अगर हो भी रही है तो क्या आप इस पैसे से वो सुविधाएं देंगे? उन्होंने तो कहा रोड बनाने के लिए। मैं आपको बता दूं, मैंने 2012 से लेकर 16 तक एग्जाम दिया, उस टाइम गलत सवाल नहीं आते थे। हुआ क्या होगा, 1-2 बार गलत सवाल पूछे गए होंगे, पहले ऐसा हुआ होगा, गलत सवाल पूछे गए, लोगों ने कहा कि ये गलत है, तो लोगों ने क्या है, इन्होंने कहा आप 100 रुपये दे के बताओ कौन सा गलत है। ठीक है, 100 रुपये लेते हैं। फिर इनको लगा यार इससे तो कमाई हो रही है, तो फिर ये 10 पे आए, 8 पे आए और आज 15-15, 16-16 सवाल ये एग्जाम में गलत पूछ रहे हैं। और एग्जाम में गलत सवाल अगर आप पूछ रहे हो, आपको कमाना है, तो मैं तो फिर भी कहता हूँ कि हम लोग आपकी ये जलालत भी बर्दाश्त कर लेंगे, आप उस क्वेश्चन पे लिख दो ये गलत है, इसको ना छू। अगर वो पहले ही 5 सवाल गलत हो गए तो सोचिए बच्चा कितना फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि जो वो सवाल करने जा रहा है, अटेम्प्ट करने जा रहा है, वो गलत है। उसको तो लगता है कहीं मैं ही तो गलती नहीं कर रहा हूँ, ये भी तो बात है। तो उसका नुकसान तो बेचारे का हर तरफ से है। और उसके बाद आप क्या करते हो कि मार्क्स टू ऑल दे देते हो सबको, तो वहाँ भी नुकसान हो रहा है। एक तो ऊपर से केवल, अगर मैं मेंस की बात करूं सीजीएल एग्जाम के, तो 130 सवाल आपके जीवन को निर्धारित कर रहे हैं, प्री के मार्क्स काउंट नहीं होंगे, उसमें इतने सवाल गलत आ गए, तो फेयर सिलेक्शन हो कहाँ रहा है? इसी चीज़ के खिलाफ लड़ाई है, इसी अनफेयरनेस के खिलाफ लड़ाई है। एक एग्जाम में नहीं है, सवालों का स्तर इतना गिर गया है, आप देखते होंगे उलूल जुलूल सवाल पूछते हैं। एसएससी जीडी में पूछा गया कि डीजे वाले बाबू किस रैपर ने ये गाना गाना बिल्कुल, ये बहुत इस ज़्यादा तरीके- वायरल भी हो रहा है कि भाई ऐसे सवाल इतनी सीरियस गंभीर परीक्षा में क्या आप ये ऐसे सब सवाल पूछ रहे हो। कल को आप पूछोगे कि नूरा फतेही का डांस कौन सा है, उसके डांस का टाइप बताइए आप। क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ था? कभी नहीं हुआ। आज से मैं आपको बताता हूँ, 2014 में हमारे टाइम पे 2 सवाल आए थे जिसमें पूछा गया था सबसे लंबी हीरोइन कौन है, जिसका आंसर दीपिका पादुकोण था, और एक पूछा गया था ड्रीम गर्ल कौन है, जिसका आंसर हेमा मालिनी था। बट ये दोनों ही सवाल गलत थे, क्योंकि बच्चों को लगा किस ड्रीम गर्ल की बात कर रहे हैं। कोई भी ड्रीम गर्ल किसी की भी हो सकती है, ये कोई ऐसा तो है नहीं राष्ट्रपति साहब ने अवार्ड दिया, हमारे देश में कोई ड्रीम गर्ल का अवार्ड होता है। या फिर ऐसा नहीं कि कोई हीरोइन लंबी है जो फिल्मों में आई है, ऐसी भी हीरोइन है जो फिल्मों में नहीं आ पाई, हम जिन्हें नहीं जानते बहुत लंबी हों। तो सरकार ने शाम को, सुबह पेपर हुआ, दिन में शाम को एक नोटिस आता है कि ये 2 क्वेश्चंस को आपके एग्जाम से हटा दिया गया है और 98 में चेकिंग होगी। ये अब ये हाल हो गया कि हम लोगों ने आवाज़ उठाई, दब गई, खामोश रह गए। उस चक्कर में इन लोगों के हौसले इतने बढ़ते गए कि ये अब पूरी तरीके से मनमानी करते गए। हर स्टेज पे लड़ाई है। और बात सिर्फ एसएससी एग्जाम्स की नहीं है, रेलवे एग्जाम में 2019 में 500 रुपये लेके बच्चों से फॉर्म भराया गया कि आपके 400 एग्जाम के बाद वापस कर देंगे। कई करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, उसके बाद 5 साल तक वो परीक्षा नहीं हुई। कितने बच्चे तो बीच में छोड़ गए, 52% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। कैसे देंगे 5 साल बाद फॉर्म भर के? तो उन सब लोगों का तो इन्होंने पैसा भी वापस नहीं किया, क्योंकि पैसा उसका वापस होगा जो एग्जाम देगा। तो सोचिए कि सरकार किस किस तरीके से पैसा कमा रही है, कितनी गंभीर समस्या है। मैं देश के प्रधानमंत्री आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हर चीज़ आज देश में आपके नेतृत्व में हो रही है। हर कोई ये कहता है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। क्या देश के युवाओं से इस तरीके की वसूली किसके नेतृत्व में की जा रही है? मेरा ये बड़ा सवाल है। तो
बात संसद तक पहुंची, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, आप देखेंगे अगर 2 दिन में तो एसएससी कीवर्ड जो है वो इतना ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था। ट्रेंडिंग में है। तो और हर ट्रेंडिंग कीवर्ड के बारे में प्रधानमंत्री जी को पता होता है, उनके पास भी डिस्प्ले होती है जो बताती है कि ये चीज़ें विपक्ष ने ट्रेंडिंग आवाज में। उठाई। हाँ, विपक्ष आवाज़ उठा रहा है, लेकिन अब क्या हो गया है ना कि आवाज़ उठाने में विपक्ष ने भी इतनी देरी कर दी है। और एक बार आवाज़ उठाने से देखिए कुछ होगा नहीं, आवाज़ लगातार उठानी पड़ेगी जब तक कि इंसाफ नहीं मिल जाता। आज आप देखिए, जब हम आप लोगों को सवाल बताते हैं, मीडिया को, मैं इतने सारे लोगों के साथ इंटरव्यू किया, जब उनको ये 100 रुपये वाली बात बताते हैं, आपको पता है हम पिछले 5 साल से ये चिल्ला रहे हैं कि 100 रुपये लेते हैं गलत सवाल पूछने के, तो आप लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आपको पता ही नहीं हम 5 साल से कह रहे हैं। तो मीडिया भी अब जाके जागी है, जिसको लग रहा है कि हाँ ये तो वाकई में गलत हो रहा है। तो मीडिया को समझाने में इतना वक्त लग गया, लेकिन हम इसको भी एक जीत ले रहे हैं कि चलिए आज मीडिया समझ गई, कल सरकार भी समझेगी। क्योंकि आप संसद सत्र को भी अगर देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि किसी विपक्ष ने किसी बात को लेकर के मुद्दा उठाया और सामने से रूलिंग पार्टी ने कहा ठीक है ये बात आप सही कह रहे हो, हम इसे दिखवा लेते हैं। यही तो मतलब होता है। आप बोलेंगे ना, अगर मैं किसी कंपनी का फाउंडर हूं और मैं आता हूं वहाँ ऑफिस में सबसे मीटिंग करता हूं, तो लोग मुझे कहें कि जी ये गलत हो रहा है यहाँ पे, तो मेरा फर्ज है ठीक है, इसको मैं खाली सुनने के लिए नहीं हूँ। अगर मानसून सत्र में विपक्ष कोई आवाज़ उठा रहा है तो रूलिंग पार्टी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आप आंसर तो कीजिए। तो क्या लगता है जवाब दिया क्यों गया? क्यों नहीं दिया जा रहा है? जवाब अगर दिया जा रहा होता तो चीज़ें ठीक हो गई। क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्या लगता है? राहुल गांधी ने जब मुद्दा उठाया, ट्वीट भी किया, आपने देखा होगा वो ट्वीट। हाँ, राहुल गांधी ने ट्वीट किया, तो राहुल गांधी पूछते कि भाई आप इस पे जवाब दो, हमें जवाब अभी चाहिए इस पे कि आप क्या दे रहे हैं। हम लोगों की इसीलिए बड़ी डिमांड में एक ये था कि आप एक एग्जाम एडवाइजरी बोर्ड बनाइए जिसमें जाके बच्चा, कोई हेल्पलाइन आज बच्चे के लिए नहीं है, वो बेचारा टीचर्स के ही पास आता है भाग के। हम लोग भी क्या करें, हम जिस एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहे हैं, हमारी पढ़ाने की सार्थकता तो तभी है जब हमारा बच्चा एग्ज़ाम एटलीस्ट दे पाए। यहाँ तो एग्ज़ाम ही नहीं दे पा रहा, एग्ज़ाम फॉर्म भरने में समस्या, एग्ज़ाम देने जा रहा है सेंटर्स में समस्या। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक प्रॉब्लम ठीक होती नहीं है तब तक दूसरी ले आते हो, तीसरी ले आते हो। आज का यूथ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है, बच्चों का दर्द इतना बढ़ गया है। मेरे साथ 8-10 लोग जो रहते हैं, आपने देखा दुर्गा जी साहब जैसे, सिर्फ बच्चों का दर्द सुनने के लिए, उनको हिम्मत देने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन है ऑफलाइन होता है, तो हम बच्चे के कंधे पे हाथ रख के उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं। हम कहते हैं अब इन लोगों को कि आप बस सुनिए, बच्चे को सुन के ही अच्छा लगेगा और मुझे बता दीजिए और बोल भी दीजिए कि हम सर तक आपकी बात मैंने पहुंचा देखा देंगे। दुर्गा जी के बारे में दर्शकों को बता दूं कि ये वही शख्स हैं जो सर के साथ हमेशा रहते हैं, और उसके बाद जब मैं आया यहाँ पर तो उसके बाद भी कॉल पर लगे हुए थे। वो कॉल पर कॉल, एक फोन एक जेब से निकाला दूसरे से मैं निकाला। चैलेंज के साथ कहता हूं कि ऐसा शायद कोई शख्स भारत के अंदर हो जो एक समय पे 3 फॉरवर्डेड फोनों की कॉल और 3 मोबाइल एक साथ चलाए और इससे बात कर ले, इससे बात कर ले और परेशान ना हो, कूल रह करके एक एक बच्चे की बात सुनते हैं, एक एक बच्चे की बात सुनते हैं वो। बिल्कुल, ये तो बात हो गई सर, लेकिन अब मैं ध्यान देना चाहता हूँ आपका और दर्शकों का 31 जुलाई का। सर जिस तरह से आप लोग पहुँचे, 5 दिन पहले हमने ये डिसाइड किया था कि हम सब लोग शिक्षक देश के इतने दूर दूर कोनों से आए हैं, वो सब मिल करके डीओपीटी जाएंगे। डीओपीटी जाने का पर्पज ये था क्योंकि हम इससे पहले 3-4 बार चेयरमैन साहब से मिल चुके और कोई सोल्यूशन ठीक मिल नहीं रहा था। उनकी बातों से वो लग नहीं रहा था कि सारी चीज़ों की समस्याओं का समाधान हो पाएगा। आपने उनका खुद इंटरव्यू देखा है, जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं वैसे ही वो हमें बता रहे थे। हमारा था डीओपीटी मिनिस्टर जाएंगे, हमने कोशिश भी की थी मिलने की और लगातार अपॉइंटमेंट की कोशिश भी कर रहे थे और वहाँ से आ भी गया था कि आप अपना ज्ञापन दे जाइए। हाँ, ज्ञापन के लिए आपसे बोला गया, फिर आपको उस दिन सुबह ही उसके बाद बोला गया जब गेट पे पहुंचे कि 4 लोग आप जा पाएंगे अंदर, बात कर लेते हैं। हाँ। उसके बाद क्या हुआ कि वो थोड़ा सा, आपने देखा होगा, ऊंची आवाज में बात करने लग गए, बात वर्दी तक आ गई। आपने बात वर्दी तक आई, ये मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये तक कह दिया गया उस शिक्षक से जो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा वर्दी पहना चुका है और खुद भी। जी 2017 की बात। बिल्कुल, तो उन्होंने कह दिया कि मर्द होते तो वर्दी पहनते। खैर मैं इस चीज़ को मैंने बिल्कुल भी सीरियस उस वक्त भी नहीं लिया है। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, मैंने मुस्कुराते हुए उस बात को टाल दिया है कि ठीक है, टीस तो लगी होगी ना कि यार वो ठीक। मैं वो ये समझता हूँ कि ठीक है, हमारी लड़ाई कोई पुलिस या दिल्ली पुलिस के खिलाफ तो है नहीं, हमारी तो ये है खराब एग्जाम सिस्टम के खिलाफ। तो पुलिस हमारे लिए दूत है बेसिकली, जो जाके सरकार को बताएगी कि जी इतने सारे लोग हैं और ये आपसे मिलना चाहते हैं। तो हमारा उनसे इतना कोई वो भी नहीं था कि हमारी कोई उनके खिलाफ लड़ाई है कि हम इस चीज़ पे भड़क जाए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और कई बार ऐसा होता भी है कि जब बहुत सारे शिक्षक आपके सामने हैं या बहुत सारे लोग अचानक से सामने आ जाते हैं तो पुलिस का टेम्परामेंट भी खराब हो सकता है उनको भी इस बात का रिग्रेट हो
मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, बहुत बार ऐसा हो जाता है। आपने हंसकर टाल दिया, लेकिन जब मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ, हमारा तो काम ही यही है दिन भर सोशल जी मीडिया, जी जी, उसमें बहुत सारे शिक्षक खफा हो गए इस बात से। टीचर्स ही नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी संख्या जी जो जी इस जी, पे मीम्स बन रहे हैं या रील्स कहूँ हाँ मैं, लोग उस इतने पे ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग उस चीज़ को थोड़ा दिल पे ले गए। ठीक है, वो मीम्स वाली बात तो ठीक है, लेकिन वहाँ पे हमारा यही था कि ठीक है, इस बात को ख़त्म करते हैं, इस बात को बढ़ाते नहीं। हमारा काम ये है कि डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिले। ओके। लेकिन वहीं पे ये 20-30 सेकंड के अंदर ही क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो, कि पुलिस आती है और सारे शिक्षक, मैक्सिमम शिक्षकों को उठा के ले जाती है। और उस पुलिस ने ही हमें ये कहा था कि आप जंतर मंतर चलो। आप हमारे किसी वीडियो में दिखाइए हमने कहा हो कि हम जंतर मंतर जाएंगे, नहीं। पुलिस सजेस्टेड अस कि आपको कोई बात रखनी है, आप जंतर मंतर पे जाके। फिर ये बात आई कि 5 बजे तक आप रुक सकते हैं, फिर उसके बाद आपको, हाँ, उसके बाद वहाँ से भी जाने के लिए आ गया, डीसीपी साहब आ गए, सबने कहा कि आप चले जाइए और आपको हम कोशिश करेंगे कि मंडे तक डीओपीटी मिनिस्टर साहब से मिला। लाठीचार्ज हुआ। हाँ, लाठीचार्ज हुआ। जो शिक्षक को गाड़ी में बंद किया गया, उन सबके ऊपर। अब पुलिस जब आक्रामक होती है और पुलिस को ये ऊपर से आदेश होते हैं कि इन लोगों को फटाफट से हटाइए, तो पुलिस लाठीचार्ज करती है। तो बहुत सारे लोगों को लाठियां लगी। बट जब आप देश हित में और सच्चे दिल से लोगों के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये स्वाभाविक है और ठीक है, क्या कर सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोटेस्ट में आप देख लीजिए, लाठियां चार्ज होना आज आम बात हो गई है। और शिक्षकों पे लाठी चार्ज होना, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य या दुर्गति क्या हो सकती है, जहां हम देश को कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे और हम गुरुओं पे ही लाठी चला रहे हैं। तो मैं उस दर्द पे नहीं जाना चाहता हूं। और हम शिक्षक में से कोई भी ऐसा नहीं है कि हम उस चीज़ का कोई सहानुभूति लेना चाहते हैं किसी से, बिल्कुल रंजन भी सर नहीं। और कुछ तस्वीरें भी आई जिनके हाथों में चोटें लगी हैं, जी हाथ जी जी, टूटने की भी बात सामने आई थी। हाँ, एक शिक्षक हैं संजीव ठाकुर सर हैं, जिनको इस तरीके से चोट लग गई कि उनके हाथ में आई थिंक फ्रैक्चर हो गया है। अब कैसी हालत है? अभी ठीक है, कोशिश कर रहे हैं, रिकवरी करेंगे जल्दी। और कोई भी नहीं डरा हुआ है। शिक्षक कैसे डर सकता है? हम लोगों ने शायद ही दिल्ली में इतने सारे बच्चे पढ़ा के, हम जब वहाँ बैठते हैं तो वहाँ सारी मिनिस्ट्री और तमाम बच्चा आके मिलता है, बताता है आपसे पढ़ा है और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इस चीज़ का भी हम लोगों को बड़ा एक सुकून रहता है वहाँ पे भी जब हम बैठते हैं। सरकार को भी समझना चाहिए। और शिक्षक का मतलब यही था कि हमने छात्र सिर्फ इसीलिए नहीं बुलाए थे कि वो उग्र हो जाते हैं। हमने सोचा था शिक्षक हैं तो वो इतने इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं कि किस मोड पे किस तरीके से बिहेव करना है। तो पुलिस अगर इस चीज़ को समझ जाती है, या फिर वहाँ एसीपी डीसीपी इस चीज़ को समझ जाते कि शिक्षकों को, तो अगर आप कहते कि जी ऐसा है, हम लाठी चार्ज करेंगे अगर आप यहाँ से नहीं हटते, तो शिक्षक हट जाते। शिक्षक कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं जिद पे ही अड़े हुए थे। आप कह देते कि जी बाकी लोग चले जाइए और 4 लोग रुक जाइए, 4 लोग मिलने चलेंगे, तो भी कोई तो क्या दिक्कत 4 लोगों की परमिशन नहीं दी गई? हाँ, नहीं दी गई। उसके बाद तो सीधे देने की बात ही छोड़िए, उसके बाद तो सीधे लाठी चार्ज हो गया। तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। मैं तो बस देखता रह गया कि हो क्या रहा है। शॉक बिल्कुल। बिल्कुल। और उसके बाद क्या हुआ कि सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे बच्चे आए हुए थे, तो उनको कह दिया गया कि आप किसी अपने टीचर को बुला लीजिए जो ऊपर चेयरमैन साहब से मिलेगा। तो मैं वहाँ गया। हाँ। फिर पता चला कि चेयरमैन साहब तो मिल नहीं रहे। शायद चेयरमैन साहब मुझे लगता है इसलिए ही नहीं मिले कि नज़र मिलाना उनके लिए मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वादे पिछली बार किए थे। तो वो इस बार जवाब कैसे दे पाते कि आपने तो एग्जाम सिस्टम को और ख़राब कर दिया। क्योंकि मैं एडुकेटी जब तक ऑफिशियल नहीं हुई थी तब उनको जाके कह आया था, सर अगर एडुकेटी ला रहे हो तो मत करना, ऐसा ही बहुत गलत है। आप कह आए थे पहले? तब मैं कह आया था। मतलब आपको पहले से अंदेशा था कि टीसीएस की जो जिम्मेदारी है वो क्या निभा पाएगी या नहीं? हाँ, एक्चुअली क्या था, नवंबर में आई थिंक टेंडर आया था, दिसंबर में पड़ा था और 16 जनवरी को ये फाइनल हो गया था कि 180 दिन के ट्रायल पे ये दे रहे हैं एडुकेटी को। तो हमने ये कहा था कि सर सीजीएल या एसएससी के किसी भी एग्जाम को आप ट्रायल पे मत दीजिएगा। तो ये सब चीज़ें हो गई थी। तो उसके बाद जब ये कंपनी आई और इसने जब इस तरीके का किया, तो आज बच्चों के अंदर इतना डर है कि जो हम लोग पहले तो मांग कर रहे थे, गलत सवाल ना पूछे जाएं, ऐसा ना हो, डिफ़िकल्टी लेवल ठीक हो, एमटीएस आसान हो, सीएचएसएल मुश्किल हो, ग्रेजुएट लेवल थोड़ा और मुश्किल हो, ये सब कर रहे थे। अब पता चल रहा है कि माउस और कीबोर्ड की लड़ाई रह गई है। मतलब माउस और कीबोर्ड, आज का जो डिजिटल मीडिया और डिजिटलाइजेशन की बात की जाती है, आधुनिक भारत की बात की जाती है, उस समय में देश के लाखों करोड़ों छात्र देश का इतना बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं और उसी बीच उनके पास नहीं है ना सिस्टम ना माउस, सर्वर क्रैश हो रहा है, ऐसी खबरें आती हैं। मतलब ये मैनेज करना, ये मैनेजमेंट किसका फ़र्ज है? क्या सरकारों का फ़र्ज सिर्फ चुनाव मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि आप एक दिन के अंदर इतना बड़ा चुनाव करा लेते हैं? कहीं कराना हो, सारे शिक्षक लग जाते हैं, प्राइवेट स्कूलों के जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको एक जिम्मेदारी मिल जाती है कि ये प्रॉपर मैनेज होना चाहिए। तो क्या एग्ज़ाम की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, जबकि चुनाव सिर्फ इसलिए हो रहा है, उन लोगों के लिए हो रहा है जो सिर्फ अगले 5 साल की गारंटी है उनकी,
वो भी ना हो, जबकि एग्जाम उस चीज़ के लिए हो रहा है जो देश को 30 साल की गारंटी देंगे। कितना बड़ा अंतर है सोचिए। और हम चुनाव सही तरीके से करा पा रहे हैं क्योंकि हमारा मनसा ही नहीं है कि हम एग्जाम सिस्टम को सुधारें, हमारा ध्यान उस तरफ नहीं है। पहली चीज़ कि रोजगार है नहीं, जो है वो भी ठीक तरीके से परोसा नहीं जा रहा, दिया नहीं जा रहा, तो देश किस दिशा में जाएगा। आप सोचिए कि जिन लोगों को आज करोड़ों लोग हर साल इस जॉब की दुनिया में आते हैं इस उम्मीद से, और वो जॉब जब नहीं क्रिएट होगी तो आगे आने वाले 10 साल के बाद हम और आप किस चीज़ पे इंटरव्यू कर रहे होंगे, ये यूथ कहाँ पहुँच चुका होगा फ्रस्ट्रेट होके। आप सुना आपने इतने सालों में, पिछले 11-12 सालों में, कि प्रधानमंत्री जी ने कभी मन की बात में युवाओं की बात कही हो, बेरोजगारों की बात कही हो। मैं आज उनका एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो शिक्षक के लिए बहुत सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कि शिक्षक ऐसा होता है, शिक्षक एक मिट्टी को घड़े का रूप दे देता है, और वही शिक्षक, क्या हम लोग शिक्षक नहीं हैं? हम लोग वो हैं जहाँ इनकी एजुकेशन पॉलिसी इतनी वीक है कि ये 10th और 12th में वो बेसिक एजुकेशन या ग्रेजुएशन में वो एजुकेशन नहीं दे पा रहे जिसके लिए आज कोचिंग्स की ज़रूरत है। वो काम हम लोग कर रहे हैं। अगर ये लोग 10th 12th ग्रेजुएशन में ठीक तरीके से पढ़ा दें तो शायद हम लोगों की ज़रूरत भी ना रहे। हम लोग वो काम कर रहे हैं जो ये इनकी बेसिक एजुकेशन सिस्टम नहीं कर पा रहा है। हाँ, कहते हैं कि भाई अगर एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता तो बच्चों को प्राइवेट कोचिंग क्लासेस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें मतलब क्या सच लगता है आपको? कितना? बिल्कुल बिल्कुल 100% लगता है। आप एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये लोग सिलेबस अपडेट नहीं कर रहे। आप देखिए वही एजुकेशन पॉलिसी चल रही है। आपने सुना होगा एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो सिर्फ कागज़ों पे रह गई। 5 साल पहले इन्होंने कहा था कि हम CET लेके आ रहे हैं, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बाद में इनको ज्ञान आया होगा रेलवे अलग से कमा के दे रहा है, SSC अलग से कमा के दे रहा है, तो फिर क्या ही ज़रूरत है। एक ही बच्चा बार बार एक साइकिल में फंस गया है। SSC में भी क्या होता है, 18,000 वैकेंसी निकलती हैं, रिजल्ट आता है, वो कोर्ट में चली जाती है, हर बार फॉर्म भरता है, यानी एक ही बच्चा रिपीटेटिव मोड में सेलेक्ट होता जा रहा है। कोई सिस्टम है ही नहीं, कोई वेटिंग लिस्ट नहीं है कि अगर इसने नौकरी छोड़ी है तो इसको नौकरी मिल जाएगी। एक ही सिस्टम में बार बार फीस दे करके इस पूरी व्यवस्था को इतना जर्जर बना दिया है कि हम किस किस चीज़ पे बात करें। इसीलिए हमने सोचा कि हम एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि भाई फेयर एग्जाम सिस्टम, और सरकार खुद ही हमसे पूछे कि आपको ये सिस्टम किस तरीके से अनफेयर लगता है, बताइए, हम सुधार करने को तैयार हैं। जब आप गए थे DOPT मिनिस्टर के पास तो यही मांग थी क्या, इसके अलावा भी और कुछ? नहीं, यही था कि आप कैसे इस एग्जाम सिस्टम को ठीक करेंगे। अभी क्या रास्ता है, अभी आपका एडिक्विटी ये एग्जाम ले रहा है, आप इसे बदल सकते हैं, कोई और अच्छी एजेंसी लेके आ सकते हैं। कोई जवाब दिया? एडिक्विटी तो वो तो सरकार, मैं बता रहा हूँ ना आपको कि SSC के डायरेक्टर का ये कहना है कि ये सब वेंडर जो आते हैं ये सरकार के एक रिगरस प्रोसेस के थ्रू आते हैं। वी कैन नॉट इंटरफेयर इन दिस। अच्छा, मतलब क्या आपका प्रोसेस है कि वो गलत करेगा, आप कह देंगे वो सरकार के सिस्टम से आता है। सरकार से बात करो, SSC देख लेगी। जब हम लोग DOPT में 1 महीने से पहले भी चक्कर काट रहा था, वो एक बच्चों के एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए। अच्छा, तो वहाँ पे इन्होंने कह दिया कि एक एप्लीकेशन है जो इन्होंने फॉरवर्डेड कर दी SSC ऑफिस को, जिसको SSC ने रिजेक्ट कर दिया कि हम कोई भी, मतलब वो टाल देते हैं SSC पे, SSC टाल देती है उन पे, बीच में ज़रूरत पड़ेगी तो ये एडिक्विटी पे टाल देंगे, एडिक्विटी बोलेगी कि मैं तो क्वेश्चन बना रही वो उस कंपनी पे टाल देगी। तो किसी की वास्तव में किसकी जवाबदेही है ये पता ही नहीं चल रहा। फिर लोग कहते हैं कि आप मोदी साहब पे क्यों सवाल उठा रहे हो। अरे मोदी जी एक दिन, उनका तो खुद का यूट्यूब चैनल भी है, एक दिन लाइव आके बता दें कि आज से एग्जाम सिस्टम की जिम्मेदारी इस आदमी के हाथ में है, इसकी जवाबदेही है, ये ईमेल आईडी है। अगर आप किसी भी एग्जाम में ऐसा समझते हैं, पूछते हैं, तो इस आदमी की जवाबदेही होगी। बनाना तो पड़ेगा ना, इतना बड़ा देश है, कैसे चलेगा, आपको एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अंदर आरोप लग रहे हैं कि शिक्षक जो है इस आंदोलन को भड़का रहे हैं और छात्रों को और ज़्यादा आक्रोशित कर रहे हैं। शिक्षक जो है उन्हें मिनिस्टर के ऑफिस लेकर आते हैं और उसके बाद इस आंदोलन को भड़काते हैं। क्या रिएक्शन है? देखिए, अब आपके सामने है सब कुछ। आपने वो सेंटर्स भी देखे होंगे जिनके बाहर बहस बंधी हुई है, आपने वो लड़का भी देखा होगा जिसको सेंटर पे पीटा गया है। तो इतने सारे प्रूफ होने के बाद भी सरकार का देखिए काम है कि कोई भी अगर आवाज़ उठती है तो उसको दबा दिया जाए, और ये आवाज़ें अगर इसी तरीके से दबती रहीं, हम लोगों को दबाया जाता रहा, तो देश में फिर पूरी तरीके से तानाशाही होगी। लेकिन फिर उसके बाद लाठीचार्ज और FIR कितना सही है? ये बिल्कुल गलत है। FIR तो एकदम नहीं होनी चाहिए थी। FIR देखिए उस केस में जब आपको लगे कि कुछ गलत हो गया है, कुछ भी गलत नहीं हुआ। कौन कौन से शिक्षक पर FIR हुई? आई थिंक काफ़ी शिक्षक हैं, आपके पास FIR कॉपी आई होगी, तो काफ़ी सारे ऐसे शिक्षक हैं जिनके ऊपर FIR हुई है।
और उसके बाद चोटिल भी होते हैं, हाथ में चोट आती हाँ, है। चोट आ रही है, आप बस में भर के ले जाने की जरूरत देखिए तब पड़ती है जब कोई आपकी नहीं सुन रहा है। ये आजकल इतना खराब कॉन्सेप्ट, कोई ऐसा तो था नहीं, सुन नहीं रहा था। आप ये कह देते कि जी ऐसा है, आप लोग आज चले जाइए, कल आइएगा, लोग कल आ जाते। आप कह देते जी 2 आदमी मिलेंगे, 2 आदमी मिल लेते। आपसे क्या कहा गया और उस दौरान? मुझसे तो कुछ भी ऐसा तो नहीं कि कहा गया, यही कहा जा रहा था कि 4 लोगों को मिला देते हैं चलिए, 4 लोगों को मिला देते हैं चलिए, तो यही कहा जा रहा था, और तो कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया। और फिर उसके बाद लाठीचार्ज की प्रक्रिया जैसे ही शुरू हुई थी, आपको भी क्या बसों में डिटेन किया गया था? नहीं, मुझे डिटेन नहीं किया गया था, मैं वहीं था और मेरी गाड़ी थी, तो पुलिस वालों ने कहा कि सब लोग जाइए। कुछ को मतलब कुछ ही ऐसे लोग आक्रामक हो रहे थे जो डिटेन कर रहे थे, ऐसा नहीं है कि सारे पुलिस वाले ऐसा ही कर रहे थे कि नहीं सबको भरना ही है। तो वो इंसिडेंट मुझे भी याद नहीं है सच कि एग्जैक्टली क्या हुआ। मैंने तो देखा पीछे मुड़ के, जब उन्होंने कहा कि आप लोग जाइए तो हम चलने लगे पीछे की तरफ। उन्होंने खुद ही कहा, ये उनका कहना था कि आप अब जंतर मंतर पे जाके बात करिए। अक्सर देखा जाता है कि जब देश में कोई भी आंदोलन होता है, प्रदर्शन होता है, कोई मुद्दा उठाया जाता है, तो जिसके खिलाफ ये मुद्दा उठाया जा रहा है उनके नुमाइंदे आते हैं, जो मोर्चा संभाल रहे हैं उन टीचर्स के पास कॉल आते हैं। आपके पास ऐसा कॉल आया कि यार ये आंदोलन बंद कर दो यार, बहुत हो गया, बवाल बहुत काट दिया तुमने, हम कर देंगे, या पीछे से ही हम कर लेते हैं, पीछे के पीछे? कोशिश कर रहे हैं, कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं, उनकी तरफ से भी कोशिश हो रही है कि हम उन मांगों पे विचार करने को वो लोग तैयार हैं, और हो सकता है कि आगे आने वाले वक्त में इस चीज़ पे बैठ के बात हो कि क्या क्या खामियां हैं उनको, अगर ये महसूस होता है। बट अभी तक बहुत प्रयास नहीं दिखा है, बहुत प्रयास नहीं दिखा है। ऐसा कोई कॉल भी जिसमें कहा गया कि यार छोड़ो ना स्टूडेंट्स की बात, तुम बस अपना देखो और रफा दफा करो मामला, ऐसा कुछ? नहीं, ऐसा खुलकर तो बता सकते हैं आप? नहीं, ऐसा कोई क्या ही करेगा मतलब। और मैं ये लड़ाइयाँ 8 साल से कर रहा हूँ, और ये कोई आज की बात नहीं है। 2013 के भी आंदोलन में मैं था, जब प्री के बाद मेंस भी हो गया था और पूरा एग्जाम कैंसिल हुआ था। मैं एस्पिरेंट भी था, शिक्षक भी था, और उस टाइम के प्रोटेस्ट में भी था। कैसे हाल थे उस समय? उस समय ऐसे हाल तो नहीं थे कि लाठीचार्ज हुआ था, रोका गया था? ये सब चीज़ें उस टाइम नहीं थी। उस टाइम पीआर, रील, शॉर्ट्स, ये सब जमाने नहीं थे। यूट्यूब नहीं था, सिंपल एक फेसबुक हुआ करता था। तो सब चीज़ें संभव। आप देखिए ना कि प्री हो गया, आज तो ये कह दिया जाता है प्रोसेस इतना आगे बढ़ गया आप कुछ नहीं हो सकता। प्रोसेस इतना आगे बढ़ गया आप कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे प्री मेन सब कुछ कैंसिल, दोबारा पूरा पेपर हुआ। अब क्या लग रहा है, अब जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो चुका है, छात्र सड़कों पर आ चुके हैं, क्या लगता है किस तरह के बयान होंगे, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? हर जगह से आप देख रहे हैं आवाज़ उठाई जा रही है। बंगाल से आप देखेंगे लोग कोलकाता में आंदोलन कर रहे हैं, लोग प्रयागराज में आंदोलन कर रहे हैं। तो हर जगह ये चीज़ चल रही है, और हम भी यही कह रहे हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से अपनी आवाज़ डिजिटल मीडिया के थ्रू सरकार तक पहुँचाइए कि आपके साथ गलत हो रहा है। तो यही सबसे गुजारिश भी रहती है कि शांतिपूर्ण तरीके से, और शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता या सरकार का विरोध करने का जो परमिशन है वो हमें संविधान देता है आर्टिकल 19 के थ्रू। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, या तो आप संविधान से ये आर्टिकल हटवा दीजिए, अमेंडमेंट कर दीजिए संविधान में, तो हम लोग आवाज़ उठाना बंद कर देंगे। संविधान सबसे ऊपर है, सत्ता से ऊपर है, पार्टियों से ऊपर है। और ये जो लड़ाई है ये देश हित के लिए ही है कि अच्छे लोग अगर सिस्टम में जाएंगे, सरकार में जाएंगे, जो 30 साल तक काम करेंगे, तो देश और आगे जाएगा। अब जानकारी ये कि हाल ही में क्या आपकी सरकार के नुमाइंदों के साथ या शिक्षा विभाग या एसएससी के लोगों के साथ क्या आपकी मीटिंग हुई, किसी तरह की बैठक हुई? हाँ, मैंने बताया था आपको, चेयरमैन के डायरेक्टर साहब से मीटिंग हुई, और बाकी कुछ मीटिंग्स की जो बात चल रही है तो मंडे ट्यूसडे में होना संभव है। क्या कहते हैं वो इस पूरे मामले पर? डायरेक्टर साहब के तो जो बयान थे वो बहुत ही ख़राब थे। मैंने हर जगह ये बताया, जैसे कि जब पेपर रिपीट हो गया तो उन्होंने कहा कि आप इसको गलत क्यों ले रहे हैं। अच्छा, 24 तारीख का पेपर जिस बच्चे ने देखा होगा उसको लगा होगा ये तो अब आएगा नहीं, हमने सेम 25 में पूछ लिया, तो ये तो सरप्राइज हो गया। इस तरीके की बातें उन्होंने की। एक मैंने आपको बताया, गलत सवाल पूछने पे उन्होंने कहा कि सरकार के पास पैसा जा रहा है उससे रोड बन रही है, ये गलत था। मतलब देश में इतना बड़ा एग्जाम होता है, लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स एक राज्य छोड़कर 1000 किलोमीटर दूर आते हैं, और उसके बाद उनसे कहा जाता है कि कोई वो नहीं, वही सवाल मतलब कोई रिपीट हो गया, सवाल रिपीट हो गया, और ये इतनी नॉर्मल सी बात समझी जाती है। तो और उसके बाद हमने कहा कि सीपीयू एग्जाम को आज 2 साल होने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो उन्होंने कहा ये पड़ा है, लैपटॉप ले जाइए, इसमें रिजल्ट है। मैं ले जाके क्या करूँगा, मेरी जिम्मेदारी रिजल्ट पब्लिश करने की थोड़ी है। ये बात करने का एकदम तरीका गलत था। तो ये सब चीज़ें हैं, बट मैं हिम्मत हारने वाले लोगों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं।
इसीलिए मेरे अंदर हिम्मत है कि लड़ाई लड़ते रहो, धीरे धीरे करके जब वो लड़ाई संगठित होती है तो एक रिजल्ट देती है। कहाँ तक जाएगी ये लड़ाई, क्या लगता है? सुधार तक जाएगी और ज़रूर सुधार होंगे, मेरा ऐसा पूरा एकदम मेरा दिल कहता है। और जब आप सच्चे दिल से और अपने हित को पीछे रख के त्याग करते हुए हर चीज़ का आगे बढ़ते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो ऊपर वाला ज़रूर फल देता है। एसएससी किसी प्रकार के जो निष्पक्ष एग्ज़ाम हैं वो कराने में सफल दिखता है? कभी किसी टाइम पे दिखा था या फिर अभी जो हालात है? बहुत बार देखा, 2012 में मुझे तो दिखता है कि 2012 में जब हमने एग्जाम दिया तो सब कुछ बड़े शांति तरीके से बहुत हो अच्छे से गया। हुआ था। 2016 में भी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। शुरू कहाँ से हुआ फिर ये? 17 में पहली बार जब पेपर लीक हुआ, सीफी थी, फिर उसके बाद टीसीएस बेंडर आया, तो उसके बाद ये पेपर लीक रुक गया। उसके बाद फिर और तरीके की ये लोग क्या है ना कि बदल बदल के चीज़ें ले आते हैं जो आपको फ्रस्ट्रेट करेंगे। यूएफएम ले आए थे 2019 में, उससे हमने लड़ाई की, उस यूएफएम को हटवाया। ओके। और यूएफएम के बाद फिर नॉर्मलाइजेशन 2022 में ले आए, उसमें बच्चे परेशान रहे। 2023 में गलत सवाल पूछ लिए, कोर्ट में मामला चला गया। कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप इन सवालों को सुधार के रिजल्ट रिवाइज करिए, एसएससी ने नहीं किया। अच्छा। और वो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी उनके ऊपर लगा। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए चैलेंज करने के लिए। तो ऐसे सोचे 2023 की भर्ती भी आज फंसी हुई है। 24 की भर्ती अभी हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सब्जेक्ट टू आउटकम है। इधर 25 आ रहा है, एक अब 23 वाला बच्चा भी 25 देगा, 24 वाला भी 25 देगा, तो जो 25 में तैयारी कर रहा है उसका क्या होगा, वो तो पीछे है उनसे। तो पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम ही खराब हो चुका है पूरा। इस प्रोसेस में बहुत सुधारों की जरूरत है। ये नॉर्मलाइजेशन छात्रों के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुका है, क्या लगता है? छात्र बहुत ज़्यादा मतलब बात आप करते देखिए ना, जब भी नॉर्मलाइजेशन की बात आती है, आरओ का एग्जाम हो, ओके। अभी उसमें आंदोलन हुआ कि भाई नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका क्यों नहीं हुआ और इसका क्यों हो गया, भले इसके कम मार्क्स हैं। आपने नीट में देखा होगा कि कुछ बच्चों के 720 में 720 मार्क्स ऐसे बच्चों के भी थे जो पूरे नहीं थे। अच्छा। जिसमें एनटीए ने कहा कि हमने नॉर्मलाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि इस बच्चे को पेपर में 10 मिनट कम मिले। अब हु विल डिसाइड कि इसको 10 मिनट कम मिले नहीं मिले। अभी आपको बताता हूँ, 2024 के रिजल्ट में 46 रैंक मिसिंग है। 46 रैंक मिसिंग है, 46 टोटल रैंक्स मिसिंग है। ये नहीं पता चल रहा है कि इस रैंक पे किस बच्चे का सिलेक्शन, क्या वजह रही? पता ही नहीं। आरटीआई डाल के पूछा गया, जिसपे एसएससी ने कह दिया कि वी कैन नॉट डिस्क्लोज इट। आरटीआई के मतलब ही क्या है अगर आप ये डिस्क्लोज नहीं कर सकते तो। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे आवाज उठ रही है, और इसीलिए उठ रही है क्योंकि सिस्टम ने गलतियों का अंबार लगा दिया है, बच्चे को पागल करके छोड़ दिया। अब पढ़ाई तो दूर की बात है, वो इन्हीं सब चीजों में फंसा हुआ है कि कैसे सिस्टम को ठीक करे। एसएससी नहीं, देश में अगर हम देखते हैं और एग्जाम्स को, अगर विशेषतः राजस्थान को देख लें हम, वहाँ एग्जाम होता है रीट का एग्जाम। बहुत बड़ा एग्जाम है, हर कोई चाहता है सरकारी शिक्षक बनना, और वहाँ के किसान लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए, या फिर कहें उससे ऊपर के लोगों के लिए, नीचे के लोगों के लिए वो एग्जाम बहुत बड़ा है। बिल्कुल, चाहे वो 3rd ग्रेड का हो, 1st ग्रेड का हो, 2nd ग्रेड। राजस्थान की भर्तियों का तो काफ़ी सालों से बहुत बुरा हाल है, चाहे इससे पहले कांग्रेस वहाँ पे थी या बीजेपी वहाँ पे है। रीट के एग्ज़ाम का घोटाला आपको पता होगा, कैसे पेपर लीक हुआ था और कितनी मुश्किलें उसमें बच्चों ने झेली थी। उसके बाद एसआई की परीक्षा में 300 लोगों को तो आई थिंक गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो ये सिर्फ लड़ाई सेंट्रल से एग्ज़ाम की नहीं है, हर एग्ज़ाम की है। शिक्षक भर्ती 7 सालों से नहीं आई है। कोई भी एग्जाम सिस्टम ठीक नहीं है। कहाँ जाए देश का युवा, आप बताइए तो सही। जब एग्जाम आपके पास इतना पैसा है, आप ही उसको अपनी पार्टी में नौकरी पर रख लीजिए, कुछ तो करिए। मतलब अब जब एग्जाम होता है तो छात्र ये नहीं सोचते कि भाई एग्जाम है मेरा इस तारीख को, वो ये सोचते हैं कि एग्जाम हो जाए, बस हो जाए किसी भी किसी हालत तरीके में, और से, बिल्कुल रिजल्ट आ जाए शांति से। शांति से। बहुत बड़ी किस्मत चाहिए, लॉटरी बन चुका है एग्जाम सिस्टम पूरा, लॉटरी, एकदम लॉटरी। और उस लॉटरी की प्रोसेस जो है उसमें स्टूडेंट जो घूम रहे हैं उसका क्या? वही आज आपकी लग जाएगी, 4 साल बाद किसी दूसरे व्यक्ति की लग जाएगी, और ये चलता रहेगा। आपके टाइम पे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा जैसा कि आप बता रहे हैं 2016 तक नॉर्मल था। 12 में मैं सेलेक्ट हुआ, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में लगातार सेलेक्ट हुए। अगर कुछ ऐसा होता तो लक कैसे चलता? तब इतनी समस्याएं नहीं थी जितनी आज है। ऐसे एक क्वेश्चन है कि भाई जब आप ऐसे प्रोटेस्ट में जाते हैं, पहले भी आप गए हैं, जब आपके सामने स्टूडेंट्स होते हैं आपके, कई बार जो वर्दी पहनकर आते हैं, और जब वो स्टूडेंट आते हैं तो क्या वो आपके साथ थोड़ी नरमी बरतते हैं? पूरी बरतते हैं, बिल्कुल बरतते हैं, पूरा सपोर्ट देते हैं, और वो बताते हैं कि सर हमारे हाथ में ये चीज़ें नहीं हैं, और हम खुद ही उस सिस्टम से निकल के आए इतनी मुश्किल से। तो हम लोग उनको भी यही कहते हैं कि आप सरकार तक आराम से ये बात पहुंचाइए कि ये चीज़ें कैसे ठीक हों। बट कई बार जब जड़ें बहुत गहरी हो जाती हैं, कैंसर का रूप ले लेती हैं, तो उसका इलाज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसके लिए बहुत एफर्ट चाहिए। लेकिन उन्हीं हाथों में जब लाठियाँ दिखाई देती हैं या उन्हें धक्का मारा जाता है,
फीमेल टीचर्स भी थी, कहा गया। बताइए, बिल्कुल कितना गलत है। बीपीएससी प्रोटेस्ट में देख लीजिए, हर प्रोटेस्ट में आज लाठीचार्ज हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? तो ये सरकार से मीडिया को सवाल करना चाहिए कि ये एकदम गलत तरीका है। और जब आगामी चुनाव आए तो सरकार को, जब नेता आपके पास आए, क्योंकि वो उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यू देते हैं, तो उनसे सवाल पूछना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि आपने जो 5 साल पहले, लोगों को याद दिलाना चाहिए आप लोगों को चुनाव के टाइम, कि वही लोग हैं जिन्होंने आप पे लाठीचार्ज की थी, तो सोच समझ के वोट कीजिएगा। कौन कौन से सांसद हैं या बड़े नेता हैं जिनकी आपसे अभी तक बात हुई? काफ़ी सांसद, तो काफ़ी सारे सांसदों से बात हुई है। नाम बता सकते हैं आप कुछ? हाँ, पुष्पेंद्र सरोज जी आप देखेंगे लगातार लगे हुए हैं, हनुमान बेनीवाल जी हैं, राहुल गांधी जी से भी मिलने का प्लान हुआ है। तो बहुत सारे लोग हैं। प्रिया सरोज जी ने लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को और प्रेसिडेंट को कि जितने भी ये शिक्षा में इतनी सारी अनियमितताएं हैं, इनको ठीक करिए और जिन शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर हुई है इसको कैंसिल किया जाए। तो काफ़ी धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, धर्मेंद्र यादव जी हैं, अच्छा, और महेश शर्मा जी हैं, रूलिंग पार्टी से ही हैं वो। ओके। तो सबने आश्वासन दिया है कि आपकी बात ऊपर तक जा रही है और इस पे सॉल्यूशन मिलेगा। आगे क्या प्लान है? कब अब प्रोटेस्ट का ऐसा कोई प्लान है? अभी तो नहीं, अभी तो ऐसा प्रोटेस्ट जैसा कुछ भी प्लान नहीं है, क्योंकि हम भी अव्यवस्था नहीं फैलाना चाहते। ओके। हमारा उद्देश्य चर्चा में आना है ही नहीं। हम वाकई में, जैसे बहुत सारी, हम पॉलिटिकल पार्टियों को भी सिर्फ इसीलिए इन्वॉल्व नहीं करते हैं क्योंकि फिर मुद्दा या कोई भी प्रोटेस्ट या कोई भी आवाज़ जब राजनीतिक हो जाती है तो लोगों को लगता है कि ये शायद इनके कहने पे ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग यही चाहते हैं कि हम ही अपनी बात रखें, क्योंकि आज 2 बातें हैं। पहले तो आपको ये प्रूव करना है कि आपका आंदोलन या आपकी आवाज़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से प्रेरित तो नहीं है। पहली तो यही परीक्षा है। अगली परीक्षा तब है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी और फिर उस पर काम होगा। तो इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना जो पड़ रहा है। पहली वजह आपने बताई वो वही है कि जब आप पे आरोप लग जाता है कि आप आंदोलन भड़का रहे हैं, आक्रोशित कर रहे हैं छात्रों। वही कोई पीछे से आके बोल देता है ये तो इस पार्टी के एजेंट का काम कर रहे हैं, तो दुख भी बड़ा पहुंचता है। इसीलिए हम लोग यही कोशिश करते हैं कि हम अपनी आवाज़ अपने थ्रू ही भेजें, और बाकी जो पार्टियां खुद आकर के अगर समर्थन करना चाहती हैं तो वो संसद में सवाल पूछें। अब मैं कहूँ राहुल गांधी जी से कि आप मेरे साथ बैठ के सवाल पूछिए, कोई मतलब नहीं है। आप तो मोदी साहब से मिल ही रहे हैं, आप वहीं सवाल पूछिए। मुद्दा ये नहीं है कि आवाज़ खाली वायरल हो गई, बस ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर राहुल जी अकेले में भी बिना कैमरे के मोदी साहब से सवाल पूछ के कह सकते हैं तो हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमारा मकसद समस्याओं को सुलझाना है, ना कि सिर्फ समस्याओं को फैलाना है। राहुल गांधी जी क्योंकि इससे जो लोग आगे आने वाला यूथ है वो भी इफेक्ट होता है कि हमारा सिस्टम इतना खराब है, उसकी हिम्मत टूटती है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं सपोर्ट में आते दिख रहे हैं आपके, और लिख भी रहे हैं कि एसएससी फेज 13 की परीक्षा में सामने आ रही गड़बड़ियां सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि मोदी सरकार के विफल और सड़े हुए सिस्टम का आईना है। बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, सरकार ने इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया। मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं मोदी साहब पे कोई आरोप लगा देता हूँ कि वो ऐसा कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है और वो देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि इन सब चीज़ों पे सफाई ली जाए अपने लोगों से, और बोला जाए कि आवाज़ उठ कैसे रही है। मोदी साहब जहाँ कहते हैं कि आज लोग देश में मोदी साहब को भगवान समझते हैं कि भाई बहुत बहुत अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और सच में अच्छे नेता भी हैं, ठीक है, मैं सारी बातें मान लेता हूँ। तो क्या उनको ये नहीं दिखता कि अगर ये आवाज़ उठ रही है तो वो तुरंत आके एकदम, जैसे आप यूपी में देखते हैं कि भाई 2 मिनट में सारी चीज़ें हो जाती हैं, बुलडोजर चल गई, ये हो गया, वो हो गया। तो इन खराब चीज़ों पे एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? इस खराब सिस्टम को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा है? तो क्या लगता है राहुल गांधी जब आवाज़ उठा रहे हैं इस तरह से, अभी क्वेश्चन तो उन्होंने अभी आमने सामने, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाई ऑफ कैमरा आके वो सवाल पूछ लें मोदी जी से, जवाब हाँ, मिले बस मतलब हमें तो आपको। समस्या का समाधान चाहिए, समाधान आपको चाहिए। हम अब वो वाली बात तो अब नहीं रही है कि हम सिर्फ ये चाहते हैं कि आप सवाल उठाइए। सवाल उठाने का मुद्दा नहीं रहा है, सवाल बहुत उठ चुका है, करोड़ों लोगों तक ये समस्याएं पहुंच चुकी है। अब बात जवाब की है, चाहे वो राहुल गांधी जी लेके आए, चाहे हम लेके आए, चाहे कोई और अपोजिशन का नेता लेके आए, हमें जवाब से मतलब है कि सोल्यूशन क्या है वो बताइए। और सरकार को स्वीकारना चाहिए कि हम यहाँ पे विफल हैं और हम इस चीज़ को ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार की नीतियों में ये चीज़ दिख नहीं रही है। प्रधानमंत्री साहब की मंशा में ये चीज़ दिखती नहीं है। जितनी मंशा उनकी पीआर को लेकर के दिखती है, वो किसी और चीज़ को लेकर नहीं दिखती कि वो उन इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड देंगे जिससे कि उनकी रीच और बढ़े। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई पद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपने कभी सुना हो कि भारत देश का प्रधानमंत्री किसी यूएस या चाइना जैसे देश का राष्ट्रपति बन गया हो, ये भी संभावना नहीं है।
आप ऑलरेडी टॉप पे पहुंच चुके हैं, आपने सब कुछ हासिल कर लिया है। अब आपका फ़र्ज है कि आप ग्राउंड पे लोगों के लिए काम करें, ना कि अभी भी आप इसी भाग में रहें या इसी दौड़ में रहें कि मुझे किस तरीके से सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को बढ़ाना है, मेरा फोकस सिर्फ इसी चीज़ पे है कि मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे सिर्फ फ़ोटो खिंचानी है। ये सब चीज़ें आज के युवा या आज के लोगों को हर्ट करती हैं। और मान लेते हैं कि चलिए ये चीज़ें भी ठीक हैं जो आप कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंसान इतने लंबे समय तक एम्बिशियस रह सकता है। मोदी साहब 15 साल मुख्यमंत्री रहे, तो ऐसा नहीं है कि गुजरात के एजुकेशन या एग्ज़ाम सिस्टम में वहाँ सरकारी नौकरी का इतना शायद वैल्यू भी नहीं है, मैं उतना नहीं समझता हूँ गुजरात को। लेकिन इतने साल सरकार चलाने के बाद भी अगर आपको आज तक ये नहीं पता चला है कि एक विपक्ष होगा और वो आवाज़ भी उठाएगा और उसका जवाब भी हमें देना है, और अगर हमें कोई लगता है, अटल बिहारी जी भी तो प्रधानमंत्री थे, आप बताइए क्या ऐसा कभी आप लगा? आप उस टाइम के संसद के सत्र देखिए, बड़े अच्छे से जवाब दिए जाते थे। आज तो सिर्फ चिल्ला चिल्ला के बहस होती है, एक दूसरे को जलील करना मकसद हो गया है। नहीं, हम सुपीरियर हैं, हम नंबर 1 हैं, आप कुछ भी नहीं है। सिर्फ आज ये दौड़ है, आज सफलता का मतलब यही है, जीत नंबर 1 की दौड़ है, और ये वहीं से सीख के हर इंडस्ट्री में यही चीज़ फैल रही है। नंबर 1 की दौड़ है, नंबर 1 की दौड़ है, सबको नंबर 1 बनना है। किसी का भी ईगो नीचे होने का, सरकार का ये ईगो ही तो है जहां वो ये नहीं समझ पा रही कि नहीं देश में समस्या है। उनको लगता नहीं सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। छात्रों के नंबर 1 होने की बात कब आएगी, जब नंबर 1 देश में संसद की बात आ रही है? देश नंबर 1 ही तब हो पाएगा जब आज के देश के यूथ को आप प्रायोरिटी पे रखेंगे, उसे नंबर 1 पे रखेंगे। और वही यूथ अब अपने सबसे बड़े एग्जाम्स को लेकर सड़कों पर उतर रहा है। और उसी दरमियान सवाल ये है कि टीचर्स आप लोग किस तरह से संगठित हुए, कब आप लोगों ने डिसाइड किया कि यार अब छात्रों की आवाज़ उठानी? मैंने वीडियो जारी किया और देश के हर शिक्षकों को बुलाया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप सब भी आइए। आई थिंक 26-27 तारीख में ये बोला कि 31 तारीख को सब लोग दिल्ली आइए। हाँ। और हम लोग दिल्ली में बैठ करके इस चीज़ पे बात करें। कितना समर्थन मिला आपकी इस बात को? पूरा समर्थन मिला। बंगाल से शिक्षक करीबन कई सौ शिक्षक आए, बहुत सारे शिक्षक, सबसे मैं ऑलमोस्ट मिला, कुछ से मिल भी नहीं पाया, उसके लिए भी दुख है मुझे, बट सबका समर्थन मिला, सबका सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था। और स्टूडेंट्स, आप कह रहे थे कि वहाँ पे हमने एक बात और सुनी कि हमने केवल शिक्षक आए थे हम लोग बात करने के लिए और स्टूडेंट्स को हम लोगों ने नहीं बुलाया था, लेकिन पीछे से आरोप तो यही लगा कि आप लोगों ने बुलाया और उन्हें आक्रोशित किया और सड़कों पे उतारा, बवाल कटाया आपने। होता क्या है ना, मैं आज आपको बताता हूँ, मैं अगर अभी एयरपोर्ट पे भी चला जाऊँ तो मुझे 4-5 लोग मिल जाएंगे। आप मेरे सामने थोड़ा सा बाहर निकल के रोड पे भी घूमिए तो भी लोग मिल जाएंगे कि सर मैं आपसे पढ़ा हूँ। गणित के जादूगर कहे जाते हैं। हाँ, तो अब सोचिए मेरे जैसे अगर 100 शिक्षक भी कहीं खड़े हैं तो उनको देख करके, वो भी वहाँ जहाँ लोग हमारे पढ़ाए हुए सेलेक्टेड भी हैं, तो अगर जो 2-4 शिक्षक स्टूडेंट्स आपको दिख भी रहे हैं, हो सकता है उसमें बहुत सारे तो सेलेक्टेड भी हों जो हमारे साथ खड़े थे या जो आपको दिखे होंगे। तो ये एक बहुत आम बात थी। ऐसा अगर हम लोग स्टूडेंट बुलाते तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ 50 या 100 बच्चा आता? ऐसा नहीं है। और कुछ बच्चे थे जो सीजीओ कॉम्प्लेक्स आए थे सिर्फ इसलिए अपनी बातों को रखने के लिए कि हमारा री एग्जाम अब कब होगा। तो वो वही बच्चे थे जो जंतर मंतर पहुंच गए थे बाद में, जब उनको पता चला कि उनके शिक्षक जंतर मंतर पे ठहरे हुए। उन्होंने मांगे उठाई कि हमारे टीचर्स को छोड़िए, आप जेल से बाहर कीजिए। जी इस जी तरह जी की मांगे भी उठाई। जी जी। तो ये सब मामला पूरा हुआ, लेकिन उसके बाद आप लोगों ने सब डिसाइड करके आप लोग 31 तारीख को हम सभी मिल रहे हैं। अच्छा, ग्रुप्स में भी मैसेज डाले गए कि आप सभी टीचर्स, हाँ, एक वीडियो ही जारी कर दिया था और उससे सबको पता लग गया था, टीचर्स का ग्रुप बना दिया था। क्योंकि हक की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, इसमें कुछ ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलत कर रहे हैं। सत्ता को जगाने का काम कर रहे हैं, सत्ता को हटाने की बात नहीं है। सरकार से उन बातों का सवाल पूछना चाहते हैं जो 12 साल पहले आपने हमें वादा किया। इन 12 सालों में जो आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास, तो अगर सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, सत्ता को जगाने का काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि कुछ गलत कर रहे हैं। सवाल तो बहुत हैं, लेकिन चलिए, बहुत सीमा है। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं समझता हूँ कि हर तरफ से अगर हमारी आवाज़ किसी भी तरीके से सरकार तक पहुँचती है और सरकार उस पर कार्रवाई करती है, तो ये देश के भविष्य के लिए भी, देश के यूथ के लिए, दोनों के लिए बहुत बेहतर होगा। काफ़ी टाइम से दर्शक भी मांग कर रहे थे कि टीचर्स को आप बुलाएं, टीचर से बात करिए, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उन टीचर्स से बात करें जिन्होंने मोर्चा संभाला था। आपके सामने हैं अभिनय। नहीं, मैं बिल्कुल ये भी चाहता हूँ कि बहुत सारे शिक्षकों को आप कनेक्ट करिए, मेरे से नंबर लीजिए, और जो बहुत सारे शिक्षक अलग अलग राज्यों से आए थे, आप पॉसिबल हो तो उनसे जूम पे बात करिए और उन सब शिक्षकों का भी दर्द समझिए। अभी आपने एक शिक्षक के थ्रू बच्चों का दर्द जाना है, आप उन शिक्षकों के थ्रू भी बच्चों का दर्द जाना। कीबोर्ड माउस की लड़ाई आज की नहीं है, इससे पहले भी थी
कि आपके कीबोर्ड और माउस काम नहीं कर रहे। मतलब इससे 1984 पहले में देश में कंप्यूटर आ चुका था। अभी आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये लोग ऐसी बारीकी गलतियां करते हैं, आपको खुद लगेगा कि ये जानबूझ के परेशान करने के लिए। 2024 के प्री के रिजल्ट में गड़बड़ियां थी, ओवर एज लोग एलिजिबल हो गए थे। मैंने इस चीज़ को पकड़ा और आवाज़ उठाना चालू किया, 8-10 वीडियो बनाए, चेयरमैन साहब के पास तक बात पहुँच गई, कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैं पहले हाई कोर्ट गया, हमने रिट दायर की, वहाँ पे सॉल्यूशन लगा, वक्त लग जाएगा, हम तुरंत कैट गए। 3 दिन के अंदर, इनफैक्ट 2 दिन के अंदर हमने पूरा रिजल्ट रिवाइज करने पे एसएससी को मजबूर कर दिया। वो लोग मान गए कि ऐसा इसलिए हुआ है कि हम एज का फिल्टर लगाना भूल गए थे। फिल्टर लगाना भूल गए। मतलब ये कोई वही मैं कह रहा हूँ, क्या ये कोई होमवर्क था एक छोटे बच्चे का नर्सरी क्लास का कि आप कराना भूल गए? इतनी बड़ी बात, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? और पेपर से एक रात पहले इन्होंने ये जारी किया कि ये नए बच्चे हैं जिनको हमने इन किया है 609 बच्चों को, 1134 टोटल लोग थे। कायदे में तो इनको उनका एग्जाम भी थोड़े दिन बाद कराना चाहिए था। लड़ाई 2 महीने से चल रही थी, मैं कहता था गलत हुआ है। प्री एग्जाम के और मेंस एग्जाम के बीच में 2-3 महीने का वक्त था, लड़ाई चलती रही। लेकिन मेंस एग्जाम से 1 दिन पहले ये आया कि ये इतने नए बच्चे, सोचे बच्चों तक खबर पहुंचना भी कितना मुश्किल है, उसमें कितने सारे बच्चे तो पेपर दे भी नहीं पाए। कोई बच्चा हर वक्त, कई बार बच्चा होता है 3 दिन के लिए नानी के घर चला गया, इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ बैठे लोग बोलेंगे ऐसा तो कोई नहीं है जिसका इंटरनेट नहीं काम करता, बहुत जगह नहीं करता। आप लैंसडाउन चले जाइए, वहाँ इंटरनेट नहीं काम करता। बहुत सारी जगह ऐसी हैं आज जहाँ पे इंटरनेट नहीं काम करता। कोई हम सारे सिम लेके तो बैठे नहीं हैं बच्चे, तो कैसे बच्चों को खबर मिली होगी? अब इसके बाद इनका फर्ज था कि ये एक अटेम्प्ट बढ़ाएं, क्योंकि इनकी खुद की गलती थी। लेकिन नहीं, इन्होंने तो मेंस के एग्जाम में ऐसा नॉर्मलाइजेशन चलाया कि एक बच्चा जिसके 344 नंबर हैं वो सिलेक्शन नहीं ले पाया, और एक बच्चा एक शिफ्ट का जिसके 298 वो ले गया, सिर्फ इस वजह से कि उसकी शिफ्ट कठिन थी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 100 सवाल मुझसे पूछे गए, मेरी शिफ्ट बहुत कठिन थी, मैं 80 नंबर लेके आया हूँ, ठीक है। आपकी शिफ्ट बहुत आसान थी, आप 100 के 100 लेके आए। इतनी आसान थी कि आपने आधा घंटे में ही पेपर कर लिया था, ठीक है। और मैं कितने लेके आया? 80। अब क्या हो रहा है, मार्क्स दोनों के नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, और आपको पता चल रहा है कि मेरे हो सकता है 102 हो गए और आपके 100 के 100 हैं, या फिर 85 हो गए। इसमें आपकी क्या गलती है? अगर आपसे सरल सवाल पूछा गया और आपने आधा घंटे में कर दिया, तो आपका तो आधा घंटा बचा हुआ था, आप और भी अच्छा कर सकते थे। हाँ। तो ये बैलेंस करने वाली बात, ये सब किसकी गलतियां हैं? एक शिफ्ट से पता चला कि 10,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए और एक शिफ्ट से सिर्फ 5,000 हुए। ये रेशियो था, सोचिए, 12,000 और 6,000 का रेशियो था। इस पे चेयरमैन साहब अभी इन्होंने फॉर्मूला बदल दिया। अभी जो हमारी ये सब मांगे थी, इनमें सुधार हुए हैं। जैसे फॉर्मूला बदल के परसेंटाइल सिस्टम आ गया। परसेंटाइल सिस्टम कहता है कि हर शिफ्ट से हम इक्वल बच्चा उठाएंगे। अच्छा, टॉप बच्चा उठाएंगे, टॉप 1000। लेकिन आप फिर एक ऐसी एजेंसी ले आए जो बच्चे को इस तरीके से बर्बाद कर रही है। एक आखिरी सवाल जी, कि उन छात्रों का क्या जिनके सपने, जिनकी उम्मीदें, उन माँ बाप की आंखें, और उसके बाद उनके पास लास्ट अटेम्प्ट, वही ये सबसे बड़ी समस्या है। आपने बड़ा कमाल, वेदना रही होगी। वही ये सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि आप तो कह देते हैं अगली बार सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जिसका आखिरी अटेम्प्ट था, जिसका आखिरी चांस था, उसका क्या? वो तो कितने सारे ऐसे लोगों के सपने कुचल जा रहे हैं। क्या करेगा वो बच्चा जिसका आखिरी अटेम्प्ट था? बचे हुए जीवन के 30 साल जिसने इतने सपने संजोए थे, 2 साल 3 साल इस तैयारी को दिए थे, लेकिन उसकी आवाज़ हम लोग लेके आ रहे हैं आगे। यही हमारा लड़ाई है और मुद्दा है। उसमें एक ये भी है कि जो बच्चे पिछले साल इफेक्ट हुए हैं उन सबको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया जाए। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट जी, क्या लगता है, सरकार एक्स्ट्रा अटेम्प्ट पे मानेगी? मुझे ऐसा लगता है मानना चाहिए, कोई इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, मानना चाहिए। बच पाएगा ये, उनका ईयर बच पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बड़ी बात ये है कि हम चाहते हैं कि आपके साथ आपकी लाइफ को लेकर, कमेंट्स में मैं देखता हूँ कि सर की लाइफ को लेकर पहले क्या रहा था, किस तरह स्ट्रगल का फेस था, जरूर उस पर भी बात करेंगे। बट करेंगे। अभी विद्यार्थियों का हित और उनका मुद्दा सबसे बड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि उसमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। आप हमारे ऑफिस आए, थैंक यू सो मच। नवभारत टाइम्स की टीम की तरफ से आपका थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।